अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिजिकली कंबाइन हों विदाउट एनी फिक्स रेशियो। बिल्कुल अपोजिट है कंपाउंड का। वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे केमिकली, उनमें केमिकल बॉन्डिंग डेवलप हो रही थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो फिजिकली है और वहाँ पे एक फ़िक्स रेशियो था, जबकि यहाँ पे कोई फ़िक्स रेशियो नहीं है। तो जब इस तरह से एलिमेंट कंबाइन होंगे क्या बनेगा? मिक्सचर। अच्छा, अब मिक्सचर में हम जो उसके कंपोनेंट्स हैं हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्डिंग डेवलप नहीं हुई है, वो सिर्फ फिजिकली मिक्स हुए हैं। हम उन्हें ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? बाय एवाप्रेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन। एक प्रैक्टिकल भी होता है जिसमें हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, जबकि हम कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। H2O उसको कैसे सेपरेट करेंगे? नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर के अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि सैंड ले लो, उसमें सॉल्ट मिला दो, सही है, ये क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा। हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो मिक्सचर बना है ना, इसे वाटर में डिज़ोल्व कर दो, सही है। सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया वाटर में, सैंड डिज़ोल्व नहीं होगा, इसे फ़िल्टर कर लो। फ़िल्टर पेपर पे सारा सॉल्ट फ़िल्टर हो जाएगा, फ़िल्टर पेपर पर सैंड के पार्टिकल्स रह जाएंगे। सैंड सेपरेट हो गया। अब हमारे पास क्या है कि सॉल्ट है, लेकिन वो वाटर में डिज़ोल्व है। अब हमने क्या करना है? उस वाटर को एवापोरेट कर दो, सॉल्ट हमें मिल जाएगा। तो हमने इस तरह से मिक्सचर को सेपरेट कर लिया। तो मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड को हम नहीं कर सकते। मिक्सचर दो तरह के हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजेनस। होमोजीनियस में क्या है कि ऑल द सब्सटेंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, सॉल्ट, वाटर, एयर, ब्लड। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब हर जगह हमें सेम अमाउंट मिलेगी। अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो हमें सरफेस पे जो कंसनट्रेशन मिलेगी सॉल्ट की, जो अमाउंट मिलेगा सॉल्ट का, वही हमें बॉटम पे भी मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए वाटर में। अब हीट्रोजीनियस में क्या है कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, कहीं पे पार्टिकल हमें ज़्यादा मिलेंगे, कहीं पे कम मिलेंगे। चॉकलेट चिप कुकीज़ इसकी एग्जांपल है। चॉकलेट चिप कुकीज़ है, इसमें हमें एक जगह पर चॉकलेट चिप मिल रही है, दूसरी जगह पर नहीं मिल रही है, कहीं इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, कहीं कम है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम मेंशन है। मिक्सचर है, दो टाइप है इसकी, होमोजीनस और हीट्रोजीनस। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने डायग्राम लगाई हुई है ये अपोजिट लगा दी है। होमोजीनस की डायग्राम ये वाली है और हीट्रोजीनस की ये वाली। तभी तो होमोजीनस में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है ना ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये किसके एग्जांपल है? होमोजीनस की। जबकि हीट्रोजीनस में देखो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल, कहीं पे पर्पल ज़्यादा है, कहीं ग्रीन ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अक्यूरिंग आइसोटोप्स कंपेयर्ड कार्बन 12। तो पहले इन वर्ड्स को समझो कि रिलेटिव का क्या मतलब है। रिलेटिव का मतलब है इन कंपैरिजन, के हम यहाँ पर किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे। एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं? किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज और जो न्यूट्रॉन्स हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स, उनका जो सम है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। सही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो एटॉमिक मास है, एटम का मास, उसे हम किसी दूसरे एटम के मास से कंपेयर करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। ये तो जनरल सी बात हो गई यहाँ तक। अब समझो कि कंपैरिजन का क्या मतलब और किस तरह से फिर हम मास फाउंड करते हैं। इसको इस तरह से समझो कि जब हम शॉप पर कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो जो शॉपकीपर है वो हमें कोई भी चीज़ मेजर करके देता है। अब वो मेजर किस तरह से करता है? उसके पास एक स्टैंडर्ड वेट होता है, सही है। इसके पास एक स्टैंडर्ड वेट होता है। बैलेंस के एक साइड पर वो स्टैंडर्ड वेट रखता है और दूसरे साइड पर जो भी हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर वो शुगर रखता है। और जब इन दोनों का बैलेंस इक्वल हो जाता है तो इसका क्या मतलब होता है कि ये भी शुगर 1 kg है। तो यहाँ पर हमने शुगर का मास कैसे फाउंड किया? हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी कि जिसका वेट हमें पहले से पता है, हमने उसको इस शुगर से कंपेयर किया और फिर जब शुगर का वेट उसके इक्वल आ गया तो हमने क्या कहा कि ये शुगर भी 1 kg है। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। हमने क्या करना है? एटम का मास फाउंड करना है। इसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, किससे बनाया है? कार्बन 12। कार्बन 12 हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 12, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? कार्बन 12। अच्छा, अब हमने क्या किया? इस कार्बन 12 के 12 इक्वल पार्ट्स कर लिए। कितने इक्वल पार्ट्स? 12 पार्ट। 12 क्यों किया?
क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है 12, तो हमने 1 1 1 करके इस तरह से 12 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब इस एक पार्ट को क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 1/12, मतलब टोटल 12 में से ये इसका एक पार्ट है। फ्रैक्शन हम इसी तरह से लिखते हैं ना कि जो भी हमारे पास टोटल होता है हम उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। और इस एक पार्ट को हम यूनिट भी कह सकते हैं कि 12 यूनिट्स। एक कार्बन एटम कितने यूनिट से मिलके बना है, तो 12 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट का मतलब होता है 1, फिजिक्स में पढ़ा होगा, इन यूनिट टाइम इट मीन्स 1 सेकेंड, यूनिट डिस्टेंस मीन्स 1 मीटर का डिस्टेंस। तो यूनिट मतलब क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी यूनिट क्वांटिटी कब कहलाएगी, जब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो 1। तो हमने क्या किया, एक तरफ इन 12 यूनिट्स को रखा, एक तरफ कंप्लीट कार्बन का एटम रखा। तो हमने क्या देखा, ये बैलेंस इक्वल हो गया। इट मीन्स कि जो एक कंप्लीट एटम है उसका मास और जो 12 यूनिट्स हैं कार्बन के उसका मास सेम है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि कार्बन का मास कितना है, 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12। एक और एग्जांपल समझ लो कि अगर हमने ऑक्सीजन का मास फाउंड करना है, हमने क्या किया, एक तरफ ऑक्सीजन का एटम रखा, दूसरी तरफ हमने कार्बन के 12 यूनिट्स रखे। तो हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन की साइड डाउनवर्ड जा रही है। इट मीन्स यहाँ पर वेट ज़्यादा है, यहाँ पर वेट ज़्यादा है। हमने एक एक करके यूनिट्स बढ़ाने शुरू किए। 12 यूनिट्स से हमने इसमें एक यूनिट और ऐड किया, हमने देखा अभी भी डाउनवर्ड जा रहा है। फिर हमने एक और यूनिट ऐड किया, कितने हो गए 14। अब ने देखा अभी भी नीचे है, एक और यूनिट ऐड किया, कितने हो गए 15, अभी भी नीचे। जब हमने एक और यूनिट ऐड कर दिया, ये यूनिट कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास और भी तो कार्बन के आइटम्स हैं, हम वहाँ से ले सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पे 16 यूनिट्स रख दिए तो बैलेंस इक्वल हो गया। तो हमें क्या पता चला कि ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है, 16 यूनिट्स ऑफ C12। इस तरह से हम किसी भी एटम का मास फाउंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक और आ जाओ, लिथियम। वन साइड हमने 12 पार्ट रखे कार्बन के, हमने यहाँ पर लिथियम का एटम रखा। तो इस केस में क्या होगा कि कार्बन की साइड डाउनवर्ड जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेट ज़्यादा है, लिथियम का वेट कम है। तो हमने यहाँ से एक एक यूनिट रिमूव करना स्टार्ट किया। तो जब यहाँ पर 7 यूनिट्स रह गए तो यहाँ पर वेट इक्वल हो गया। तो हमें क्या पता चला कि लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 7 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12। लेकिन ये सारी बातें प्रैक्टिकल नहीं है। हम एटम को इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते फिजिकल बैलेंस में, क्योंकि एटम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। तो ये बातें सिर्फ समझाने के लिए हैं कि रिलेटिव और कंपैरिजन का क्या मतलब है, किस तरह से कंपैरिजन होती है, 1/12 पार्ट का क्या मतलब है। अगर कहीं लिखा है 7 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12 तो इसका क्या मतलब है। अब बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है आइसोटोप्स, ये हम आगे और डिटेल में पढ़ लेंगे, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लो कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ऐसे एटम बट ऑफ द सेम एलिमेंट। ये बात हमेशा याद रखना कि एटम तो होंगे वो, लेकिन सेम एलिमेंट के। जैसे यहाँ पर बना है कार्बन, कार्बन और कार्बन। एटम होंगे सेम एलिमेंट के जिनका प्रोटॉन नंबर सेम होगा बट न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा। देखो ये डिसाइड करना कि ये एटम किस एलिमेंट का है, मतलब कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये किस बेस पे डिसाइड होता है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन पर, इसके एटॉमिक नंबर पर। तो एटम हैं अगर सेम एलिमेंट के, मतलब उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर तो सेम है बट डिफरेंट न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट है। ऐसे एटम्स को हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। जैसे यहाँ पे डायग्राम है कि ये कार्बन के 3 एटम्स हैं, इनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये क्या है 6, तभी ये कार्बन के एटम्स हैं। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है कि इनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ये डिफरेंट है, 6, 7 और 8, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, सही है। तो इस वजह से इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है, 6 6 एंड 6, बट इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, सही है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। नाउ एटॉमिक मास यूनिट, AMU से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, यूनिट मास, मतलब हमने इसे 12 पार्ट में डिवाइड किया था, तो ये जो एक पार्ट है इसका मास क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो क्या हम कार्बन को इस तरह से लिख सकते हैं 12 AMU, मतलब 12 पार्ट्स। AMU का मतलब है ये सिंगल पार्ट, तो 12 AMU कार्बन का मास है। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम हाइड्रोजन को
1 AMU लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का मास किसके इक्वल होता है, इस 12 पार्ट के 1 पार्ट के इक्वल।